न ददाति नो ददाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावलीवः कुहः कस्य धर्मन्नं वा किमादीर्घहरं गभीरं कृष्णमीते कहते सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहाँ किसने ढका था उस पल को अगम अकल चलती कहाँ था। करना प्रभु जी, जय हो चंबल मैया की। मरे का नाम मंगल धनवा, बाप का नाम विश्वा धनवा, गांव अंबा तजला मुरैना। अरे बेटवा, जाते जाते अपने गांव को याद रखियो, अपने पप्पा को याद रखियो, अपनी दादी का याद रखियो, सभई का याद रखियो, भूल मत जाइयो। बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? नहीं तो ऊपर जाके अपनी अम्मा से मिल लियो, उसे कह दियो यहाँ सब ठीक है। अरे बिटवा, तू खुश रह, जहाँ भी रह, बहुत है भला हुआ जो तू गया। बड़े बुजुर्गन कहते हैं बहुत है भला होता है जब कोई इतनी जल्दी जाता है। सारी बिरादरी को तुझ पर नाज है कि तू चढ़ती उम्र में गया। बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? नहीं तो भगवान ऐसी मौत बिरादरी में सभई को दे। चंबल मैया की कृपा से सबके घर फले फूले, मोड़ा मोड़ी खावे पीवे, पढ़न लिखन को जाए, और फिर उगती जवानी में शांति से मरघटे पहुंच जाए। उनको भी शांति, उनके अम्मा पापा को भी शांति, और सारे मैदान खेतन को भी शांति। ऊपर जाके मैया का प्रसाद ग्रहण करे और सुख से सोवे। बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? नहीं तो जय हो चंबल मैया की। रक्षा करना प्रभु जी। पंडित जी नहीं आए थे तो उससे क्या फर्क पड़ता? जाते हुए अखाड़े से उनको भेज दे, मैं यहीं बैठा हूँ। क्या करेगा यहाँ बैठ के? अरे पंडित जी कौन से खड़े बोले खाकर जीना कर? ऐसे कह रहा हूँ ना कि जाकर भेज दे उनको। मैं काम है मंगल की पुलिस रपट को बड़ी कचहरी ले जाऊंगा। बड़ी क्या? आओ। क्या जिंदगी में विश्वास करने के अलावा तूने कुछ भी नहीं किया है? हाँ तो अविश्वास करने से कौन जिंदा रह सका है रे बेटी? तो विश्वास करके कौन जिंदा रह सका है? जिंदगी में बस एक ही दोस्त रह गया है, किसी का बुरा बनना नहीं आया। हाँ तो तुम कभी बन भी नहीं सकते बेटी। काहे? काहे कि घर माँ एक नई लाश जलानी पड़ती है। देख
बस अपने को बुलवाने वाला था पंडित जी। हाँ दद्दू, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोतवाली में था तुम्हारे ही काम से, आगे की कार्रवाई देख रहा था। पंडित जी आगे कुछ मत कहना दद्दू, वही होगा जो तुम चाहोगे। नहीं पंडित जी, मैं इस बार। क्या इस बार? पंडित जी, छोटे मोह बड़ी बात लगती है, लेकिन मैं इस बार मंगल की रपट को बड़ी कचहरी ले जाऊं। ये काम तो तुमको 20 साल पहले कर लेना चाहिए था। अब तक इसे नियति मान के जियोगे। कुछ लोग आते हैं, तुम्हें पैरों तले रौंद के चले जाते हैं, और तुम आकाश में सर उठाए सोचते रहते हो कि कोई देवदूत आएगा, सारे दुखों को हर के चला जाएगा। खुद को कोसते हो कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया। बेटा, मेरी बस एक बात ध्यान रखना, जब तक खुद विश्वास नहीं किया ना, तो ना ये सरकार तुम्हारे काम आएगी और ना ही तुम्हारा वो भगवान। और अब पंडित जी, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो दत्तू। अगर उसने ये किया है तो इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। बाकी वो मेरे बचपन का दोस्त है दद्दू, मैं दिल से चाहूंगा कि उसने ये ना किया। अरे लेकिन आपको लगता है कि मेरे लगने या लगने से कुछ नहीं होता बेटा। तो मंगल के बाप हो, तुम्हारा दिल ये कहता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास गवाही मौजूद है, और कोर्ट कचहरी में सबूत गवाह का ही महत्व होता है, मेरे या तुम्हारे लगने का थोड़ी। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी पंडित जी, और बड़े पंडित को भी लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने आपसे औलाद इस इलाके को दी। तो ये तुम्हारे बड़े पंडित जी का ही किया धरा है कि मेरी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा के चल दी। नहीं तो ये पहलवानी छोड़ के घर गृहस्थी जमाता, शादी ब्याह करता, नौकरी चाकरी करता, सुकून से जिंदगी बसर करता। मैं भी चलता हूँ बेटा, वो अपना ख्याल रखना। राम राम। पंडित जी, मैं उनकी गिरफ्तारी देखना चाहता हूं अपनी नंगी आंखों से। उसके बाद ही इस मरकटे से उठूंगा, उसके बाद ही इस मरकटे से उठूंगा। मौड़ी के साथ ले जाएगी मुझे? खाया पिया बदन है, एक हाथ मार दिया तो नाक से रीत निकल आएगा, लेकिन तू होने देख बीड़ी, पोता तो मेरा हाथ उठा है। मुझे कुछ नहीं सुनना बुड्ढो। अरे सुनना कैसे नहीं रे करबट्टे, सुनना कैसे नहीं? ऐसे हुए जा रहे हैं सब जैसे कि प्रलय आ गई हो। या तो होनी है, इसको तो होना ही है। तू भी मर जाए या मौड़ी भी मर जाए, तो काश बिस्सू की हुआ का होगा मरेगा। भगवान ने नियम कायदा बना दिया तो काश को तोड़ के मानेगा। मरी तो तू भी नहीं है बुड्ढो अभी तक, हड्डी हो रखी है 90 साल की। जय भी उसी की करनी है। उसने नियम बना दिया कि पोते पड़पोतों का मुंह देख के मरूंगी। अब बना दिया तो बना दिया, जय तो नहीं, शांति से उसका पालन करो। मुंह को सुझा के बैठ जाएंगे। जे ऐसी औलाद से तो वो पोता भला अपनी सी उम्र में मर गया। अब मर गया तो भला, जिंदा था तो भला। ले रे। ओह बुड्ढो, खिला खिला के मारेगी क्या? सांड समझ रखा है? अरे मरना तो है कम बगत, खा के मत खा, उसे कौन रोकेगा? चला जा। बुड्ढो, जे 2 रोटी हटा ले। जो शरीर उसका दिया हुआ है उसको गलाएगा तो माफी मिलेगी। और ये चमड़ी देख क्या रूखी हो रखी है, वहां क्या तेल छुपड़ने को नहीं मिलता रे? वहां तो ताड़ी मिलती है बुड्ढो, बढ़िया वाली। अरे ताड़ी तो ताड़ी, इसमें का बढ़िया का घटिया।
घटिया पी के आदमी 7वें आसमान पर चढ़ जाए, बढ़िया वाली पी के 8वें पे चढ़ लेगा। तेरी जुबान वैसी की वैसी है बुड्ढो, बिल्कुल नहीं बदली। तो कौन, तुझे 3-4 साल हो गए यहाँ से गए हुए, 1 साल में शरीर का जो हाल कर लिया है, तो कौन जाने ज्यादा वक्त लगता तो क्या होता। और वहां तेरी संगत के बारे में सारी खबर मिल गई है मुझे। ठीक है, तो बता मैं कितने साल का था? कितने साल का था? मैं कितने साल का था जब तेरी बहू मरी थी? मेरी बहू मरी थी? हाँ, तेरी बहू मरी थी, मेरी अम्मा मरी थी। उसकी बातें मत कर। जवाब दे। अरे नास पीटे तेरे से बोल रही हूँ, उसकी बातें मत कर। वो होनी थी। अरे किसकी होनी थी? अरे वो भगवान की होनी थी। अरे भाड़ में गया भगवान, बोल उसके अलावा वो किसकी होनी थी? अरे नास पीटे तेरा खून पी जाओगी। मेरे घर में भगवान को गाली देता है। फिर से दे रहा हूँ, बोल उसके अलावा वो किसकी होनी थी? सुभान को रोकता है कि नहीं? नहीं रोकूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, भाड़ में गया भगवान, बोल उसके अलावा वो किसकी होनी थी? और मैं फिर से बोल रही हूँ, वो भगवान की होनी थी। पोखर की चट्टान से पैर फिसला था उसका। का ये भी भगवान की होनी है कि तू 90 साल की होकर रोज आज भी उसी पोखर की उसी चट्टान पर जाकर नहाती है? का ये भी भगवान की होनी है कि उस चट्टान का पाट इतना चौड़ा है कि 5 साल की मौड़ी को भी वहां बिठा दिया जाए तो वहां से गिर नहीं सकती? का ये भी भगवान की होनी है कि उस चट्टान के आसपास जो 5-5 फुट की मुंडेर खड़ी है वो किसी और ने नहीं, मेरे दादा ने पोनाली की नोक पर बनवाया था। और का ये भी भगवान की होनी है बुड्ढो कि उस दिन सुबह सुबह एक औरत और एक बच्चे की चीख के बाद लोगों ने सरे राम वहां से किसी को भागते हुए देखा था। किसी ने नहीं देखा था, उस सर्रे नव्वे ने देखा था। इसकी बात का भरोसा तो गांव का कुत्ता भी ना करे। मगर किसी ने किया था बुड्ढो, किसी ने नहीं किया था भरोसा, किसी ने किया था। किसी ने नहीं किया था रे, वो तो वाली को उसने साफ साफ कह दिया था, उसने किसी को भी नहीं देखा है। मगर किसी ने किया था बुड्ढो, किसी ने किया था। ग्वालियर का पागल खाना अब तक उसका गवाह है। अम्मा बचाइए। मैं घरे जा रही हूँ, खाना यहीं भिजवा दूंगी। कच्ची दाढ़ी कोर्ट में गवाही तो देगा ना रे? बोल तो रहा है। अरे बोलता तो सर्रो नौगा पैदा। आदमी आदमी में फर्क होता है दद्दू। आदमी और कच्ची दाढ़ी में फर्क है बेड़ी। कच्ची दाढ़ी का नाम कच्ची दाढ़ी इसीलिए है क्योंकि दाढ़ी के एक गिलास में बिक जाता है सर। अभी क्या तो हम भी बैठे हैं पप्पा सालों साल से, हैं? तो उसको क्या इल्जाम दिया? हम बिके तो हम भी बैठे, लेकिन वो बड़े बुजुर्गन कह गए ना रे, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए
तो उसे भूला नहीं कहते। अभी हम घर की तरफ आया नहीं है पप्पा, फिर भी तुमने चलना शुरू किया है। सही बोल रहा है तू। अच्छा, एक बात और बोलूं भाई, देख इस मरघटे में अपने मोड़े की गर्म चिता के सामने बैठ के बोल रहा हूं, तू मंगल का दोस्त है, बिल्कुल उसके भाई जैसे। मतलब मेरे लिए तू उसी के समान है ना रे? इस माड़ी की अम्मा से मैं बात कर लूंगा बेटी। और नहीं देख भगवान की कि ब्याह से पहले ही रांड हो गई कि बैसाख में कोई अच्छा सा लगन देख के माड़ी से ब्याह कर ले बेटी। पटाखा तो थमक होई बेकरी, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। गजब मारे साला, दम लाख मार के चुरासर में। अबे पहाड़ों का माल है साले, एकदम मछली। अरे वो पहाड़ तो हमारे भी है, चंबल के। इधर तो खाइया है खाइया, ये है उधर चंबा का, हिमालय का। हमारा एक लौंडा गया था बे, वो लाया था भाई, मजा आ गया। बोलो, बीड़ी की अम्मा लुच्ची, बीड़ी की अम्मा लफंगी, बीड़ी की अम्मा लुच्ची, बीड़ी की अम्मा लफंगी, बीड़ी की अम्मा लुच्ची, बीड़ी की अम्मा लफंगी। अपनी अम्मा को गाली दे रहा है बे? मेरी अम्मा? तो बोल, उसकी अम्मा लुच्ची, उसकी अम्मा लफंगी, उसकी अम्मा लुच्ची, उसकी अम्मा लफंगी। अबे किसकी? अबे किसी की भी, मेरी छोड़ दे। और बेटा कच्ची दाढ़ी कैसी चल रही तुम्हारी चौकीदारी की अमराई? मस्त है मस्त। अबे जे बता, जे साली बिकी का अभी 1 साल पहले तो हम लोग खेला करते थे ना यहाँ पर। अरे ये तो जैसे ही बिकी मैंने बोल दिया, अमराई तेरी, तू संभाल। किसी के बाप के नौकर लग रहे हैं। मैंने बोल दिया, मैं चला मुंबई, अपने भाई के पास। मुंबई में एक कलकत्ता में फिल्म बनाता है। तो कहा बोले? बोले अरे पैर में पड़ गए, मत जा, अमराई बिक जाएगी, नीलामी हो जाएगी, मर जाएंगे। तरस आ गया, तेरी चौकीदारी साली कहाँ में गई? फिर क्या, रुक गया, नहीं तो फिल्म बनाता भाई के साथ और वो पीता बढ़िया वाली। लेकिन ताड़ी तो ताड़ी, इसका कोई मुकाबला है साला। अबे यहाँ आते हैं कभी देखने वाले,
अरे आए तो आए, ना आए तो मेरी जूती से। आते हैं तो बोल देता हूँ, आम को हाथ नहीं लगाऊंगा। खुद तोड़ना है, खुद तोड़ना। चढ़ जाते हैं साले पेड़ों पे। साली चौकीदारी करनी है, नौकर थोड़े ही है किसी के। मैं आम को हाथ नहीं लगाता। अबे जा, तू हाथ नहीं लगाता है, वो लगाने नहीं देते। अरे लगाने का है नहीं देंगे, पागल हो गया है क्या? लगाने का है नहीं, पर हम काहे को छुए? क्यों भाई, हम काहे को छुए? साले जब तूने छू दिए तो खा लेते हैं। अरे यार, तुम तो वही बात करते हो। मतलब हम छुए क्यों? खुद आओ, खुद ले जाओ। अरे तू इधर आ, सूखा माल लगा। अरे माल तो माल, खाएगा सूखा खाएगा गीला। गीला सूखा बोल के माल का अपमान मत किया करो। लाओ देखें। अबे थोड़ा गीला माल का भी इंतजाम कर लेना। वो ब्रह्म दीक्षित यहाँ लटका हुआ है और अगली अवस्था को पंडवानी बुलाई है। अरे चंपा बाग में। और बेटा ये खूब चलेगी वहां पे। ग्वालियर जाके तो दुबला ही गए हो। तू ही तो कहती थी पढ़ लिख जाओगे तभी करूंगी प्यार। हाँ तो दुबला होने के लिए थोड़ी कहा था। दुबला होने से क्या होता है, और सब तो वैसे का वैसा ही है ना। अरे तेरी अम्मा आई थी मेरे दद्दू के पास में पिछले मंगल को। ब्याह अगली बैसाख में तय हुआ है। हाँ तो गौना हो गया तो ब्याह तो होगा ही, इसमें कौन सी नई बात? ओहो, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वाह वाह, बड़ी अंग्रेजी बोलने लगे हो। ओए मंगल, अरे कच्ची दाढ़ी कह रहा है कि थोड़ा हमसे भी बात कर लो। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं यार, ये कह रहा है। गलत बात है। मतलब इतने दिनों बाद गांव आए हो तो हमसे भी बात करो, मतलब सबसे करो। और है क्या जिंदगी, इससे पूछो आम खाएगा? मतलब इतने दिनों बाद गांव आया है तो आम तो खाएगा। अरे खा ले भाई, अब तो मीठे की तलब भी होने लगी है। अरे इससे पूछो, ये हाथ लगाएगा आमों को? अरे जी डूब गई। आजा बेटा। किसी से है कोई माई का लाल सामने? बहुत बढ़िया बेटा। तू बोल कितने चाहिए, चाहे तो घर भी ले जा। साली हमरा ही अपनी, डर मारा है किसी का? तू खा, इस मोड़ी को भी खिला। बहुत बढ़िया बेटा, चढ़ जा बेटा, ताड़ी चढ़ जा। मंगल सच्ची रोकने कोई देख लेगा। अरे क्यों, तोड़ ताड़ी। मंगल कोई आ जाएगा। अरे तो ठाकुर साहब आ गए तो अच्छा, इसलिए तब तो साला जरूरी खाएंगे। तोड़ में कच्ची ताड़ी और आज तो यहाँ के आम खा के ही देखेंगे। तोड़ ताड़ी, तोड़ ताड़ी देगा यार। तोड़ भाई। राम 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 राम। अरे तू और ये मालकिन जो जे हम। अरे तुम क्यों मालकिन बोल रही हो? हम तुम्हारी मालकिन थोड़े हैं। नहीं मालकिन, जे मंगल विश्वदत्ता कौन हो रहा? विश्वदत्ता? अरे अच्छा, राम राम। राम राम। जे दरअसल 1 साल बाद आया वहाँ ग्वालियर से शहर से, तो जे लोग नहीं हम लोग मालकिन। अरे तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। क्या हुआ, पढ़ रहे हो भैया? हाँ। और घर में सब ठीक? आओ। तुझे आज हवेली आने के लिए कहा था ना? मालकिन मैं और फिर नशा कर रखा है? नहीं, मैंने नहीं, मतलब इन्होंने थोड़ी सी। अरे भैया इतनी कच्ची उम्र में नशा पत्ता मत किया करो। ये तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। अरे हमको मालूम है। शाम को हवेली आ जाइयो। अब मैं चलती हूँ। राम राम मालकिन। अरे भैया मालकिन नहीं, कुछ नहीं तो भौजी कह सकती हो। अब मैं चलूंगी। राम राम। नए गांव अपने हाथ से तोड़कर दे दूं बाजी?
जमौड़ी को घर ले जा बड़ी। तू यहीं रुकेगा? उनकी उनकी गिरफ्तारी देखूंगा, उनकी गिरफ्तारी देखूंगा। उनकी गिरफ्तारी देखूंगा, जो जो बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी। धीरे धीरे चलियो रे मनो, धीरे धीरे चलियो। जे दौड़ा तो गिर पड़ेगा, दौड़ा तो गिर पड़ेगा। कबीरदास जी कह गए हैं ना कि चदरिया को अरे काहे की चदरिया, किसकी चदरिया, और कैसी चदरिया को? चदरिया तो फट गई, अब फट गई तो फट गई, तो क्या समझे, तो क्या समझे कि फट गई काहे कि उसको फटना था, या बनी इसीलिए थी कि एक दिन, मगर क्यों फट जाए? अरे जब संभाल के रखी थी, सहेज के रखी थी, सफाई से रखी थी, तो फिर क्यों फट जाए? अरे क्यों फट जाए? और फटे तो सब अपने आप फटे, बनाने वाला फटे, जो दूसरा का है। अरे उसको जो अधिकार कैसे मिल गया, किससे मिला, क्यों मिला? देखा किसी ने मिलते हुए, देखा किसी ने मिलते हुए, किसी के सामने मिला? हाँ? अरे था कोई चश्मदीद गवाह? साला गवाह तो जहां भी आगो, और अब गवाही चाहिए होगी, गवाही चाहिए होगी जय बतलाने के लिए कि जब मोड़ा अपनी अम्मा की औलाद है। गवाही चाहिए होगी जय बतलाने के लिए कि आदमी अपनी जोरू का मर्द है। गवाही चाहिए होगी जय बतलाने के लिए कि हमारा शरीर हमारा है, और गवाही चाहिए होगी जय बतलाने के लिए कि हमारे खून का रंग भी लाल। और कल को तेरे राज में गवाही चाहिए होगी जय बतलाने के लिए कि जो मनुष्य का बच्चा बैठो है, जय मनुष्य का ही बच्चा है।
एक बात साफ साफ पूछ रहा हूं पंडित, क्या तू भी ये सोच रहा है कि मुमकिन है? नामुमकिन जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता है। पंडित, हम दोनों एक साथ पले बड़े, स्कूल कॉलेज सब एक साथ किए हैं। तुझसे बेहतर तो मुझे सुमंती भी नहीं जानती। तू भी ये सोच रहा है कि मैं ये कर सकता हूं? हरी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरा अपना सिद्धांत तो ये है कि नामुमकिन जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता। तो तेरा क्या रुख है इस मामले में? मालूम नहीं है, मैं सचमुच कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। और वैसे भी मेरे रुख को तेरे से बेहतर और कौन समझता है? क्या मतलब? अरे उस लौंडे को आखिरी बार तो तूने ही देखा था। अरे अब मुझे क्या मालूम था कि वो आखिरी बार हो जाएगा यार। बार 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 एक ही बात। ये बात सच है कि मैं तंबू से बाहर आया था झाड़ियों में पेशाब करने के लिए, और तब वो छोकरा भी वहां पेशाब कर रहा होगा, और तब कच्ची ताड़ी भी आसपास टहल रहा होगा। देख लिया वो उसने मुझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि, और ऊपर से वो साला दरोगा बिना पूछताछ के यही रिपोर्ट बना रहा है। पंडित, उस पुराने केस में भी पुलिस घर तक आई थी, बकायदा छानबीन की गई थी, और उसके बाद तुझे तो पता है कि बाबूजी को गिरफ्तार किया गया। और पिताजी का वो केस अभी तक रिकॉर्ड में होगा, और हमें लगता है उसी से पुलिस को मदद मिली होगी आपके खिलाफ सोच बनाने के लिए। लेकिन उसमें वो बेदाग छूटे थे, और उस केस का इस केस से क्या संबंध है? वो चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन कम से कम एक दस्तूरी खबर तो भिजवा दे यार। अरे उसने मुझसे एक सवाल तक नहीं पूछा है। यार ये बात तो खैर मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा हरी, वो लौंडा तुझे कभी सुहाता तो नहीं था। सुहाता तो वो तुझे भी नहीं था। कई बार मुझसे कह चुका है कि उगती उम्र में शराब चरस का चस्का लग गया है, जल्दी मरेगा। तो इसका मतलब तू उसका खून कर देता है ना? उसके तरफ के आधे से ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने कई बार मुझसे कहा है, तो फिर मैं ही क्यों? मुझे तेरी आवाज बदली बदली सी लग रही है पंडित। मालूम नहीं हरी, मैं आज जिस भी मुकाम पे हूं वहां पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है। मैंने ब्रह्मचर्य अपने पिताजी के जिंदा रहते लिया था। मेरे पिताजी जो आजादी की लड़ाई में गांधी बब्बा के साथ लड़े थे, अरे मरते वक्त उन्होंने मुझे बस एक शिक्षा दी थी कि शरीर और आत्मा से कमजोर होकर कोई किसी से ये नहीं कह सकता कि जा, मैंने तुझे छोड़ा। उसके लिए ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, शरीर और आत्मा दोनों की। आज मेरा जहां मन करता है मैं जाता हूं, जिससे चाहे बात करता हूं। आज बिस्वा दद्दू से लेके कंचन मल्ला तक अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो अपनी बिरादरी से पहले वो मुझे याद करते हैं। उनका भरोसा है मुझ पर। वो हरी मेरी इतनी सी ही कमाई है, जिस दिन ये कमाई खर्च हो गई ना हरी, उस दिन मैं भी खर्च हो जाऊंगा। जहां तक तेरी बात है, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मेरा घर ना बसाना तुझे कभी पसंद नहीं आया, ना ही मेरा पहलवानी करना, लेकिन तूने मुझे कभी टोकने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए हमारी दोस्ती सलामत है और आगे भी रहेगी। अगर एक पल के बाद हम एक दूसरे को रोकने की कोशिश ना करें हरी। जहां तक इस केस का सवाल है, इसमें एक जान भी है। जान का जाना कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसका लिया जाना सचमुच में खास बात है। बड़े ठाकुर साहब के खिलाफ पहले भी एक केस बन चुका है, उसमें भले कुछ साबित नहीं हुआ था, लेकिन हरी इस केस में तेरे खिलाफ गवाही मौजूद है। कोर्ट कचहरी कोई अंधी तो होती नहीं। अगर तूने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल छूटेगा, लेकिन अगर किया है तो अभी चलता हूं। यहां से अखाड़े जाऊंगा और वहां से शायद मैं हट जाऊं। हो सकता है उन लोगों को मुझसे बात करके अच्छा लगे। चलिए, मैं आपको बाहर छोड़ती हूँ। पंडित, इंसान चाहे कैसा भी हो पंडित, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा उसके लिए कुछ नहीं होता। मैं अपने इस दूध मुहे बच्चे की सौगंध खाकर कहता हूं
कि मैंने उस मंगल धनवर नाम के इंसान का खून नहीं किया है। जी मंगल धनवा और तेरा? विश्वा धनवा हुजूर। और तेरे बाप का नाम सिक्का धनवा, मतलब डकैत सिक्का। हाँ खाने कमाने के लिए क्या करता है? जी वो थोड़ी बहुत चमड़े की कारीगरी जानते हैं, सो वही कर लेते हैं। और बंदूक की कारीगरी? राम का नाम पे कुछ। अरे वो सब तो बप्पा के साथ ही खत्म हो गया। और कसम ले लो जो पिछले 30 सालों में बंदूकन को हाथ भी लगाए हुए। 30 साल में बंदूक का तूने हाथ नहीं लगाया? तू इधर आ। बियर की है? नहीं नहीं, पीने का है। काय को पीने? कोई शराबी थोड़ी है। मैंने तुझे मना किया था ना कि सोमवार की सुबह तक दारू को हाथ मत लगाना। हाँ तो कहाँ लगाया? नहीं लगा। तो हिल क्यों रहा है? वो तो हमारी आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। एक काम कर, दौड़कर जाओ और हवेली से ठाकुर हरिवंश सिंह को बुला कर लाओ। हुजूर, यहाँ ठाकुर साहब को तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दौड़कर जाओ और हवेली से ठाकुर हरिवंश सिंह को बुला कर ला। ये जो तू कसम लेता है, किसके लिए लेता है? अपने लिए या अपने रोने के लिए भी? नहीं, अपने लौटने के लिए तो और जोर से लेता हूँ हुजूर। हम तो अनपढ़ गवार रहे सारी जिंदगी। पहला था पूरा बिरादरी में जो कॉलेज तक गया था। कॉलेज तक गया था? और वहां जाकर क्या किया? पढ़ा लिखा हुजूर। तुझे कैसे मालूम? मुझे क्या, ये बात तो पूरे अम्मा को मालूम है। रोज सुबह बस से जाता था और शाम को ग्वालियर से वापस आ जाता था। बस इस बार पिछले 6 महीने से पिछले 6 महीने से वही रहा सरकार। क्यों? अपनी पढ़ाई के कारण। बोलता था कि कॉलेज में कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गई है उसकी। अरे तो उस स्ट्राइक में उसका क्या काम? वो वापस क्यों नहीं आ गया? जय तो वही जाने। बोलता था कि ना जाने कब स्ट्राइक खत्म हो जाए और पढ़ाई चालू हो जाए। तो पढ़ाई तो वो यहाँ रहकर भी कर सकता था, या जो भी कुछ मालूम करना था वो यहाँ रहकर भी कर सकता था। ग्वालियर कोई दूर तो नहीं है। जय तो वही जाने सरकार। और क्या तू जानता था कि वो वहां रहकर यूनियनबाजी करता रहा, बसों और ट्रकों पर ईंट और पत्थर फेंकता रहा, और एक बार तो उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को चांटातन मार दिया था। और मालूम? तुझे नहीं मालूम? मुझे है। मुझे है। क्या बात है बचिसिया साहब? आपने मुझे बुलाया? यहाँ यहाँ किस बात की? इंक्वायरी के लिए। ये कोई पुलिस स्टेशन है? जो भी है सभी के लिए है।
यहाँ बिस्वा की इंक्वायरी हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। ठाकुर साहब, मैं शुरू करता हूं। मैं वापस चलता हूं। मैं इस बार हवेली से उठवा कर मंगवा लूंगा ठाकुर साहब। पुलिस वाले से पंगा मत लेना। वैसे ये जो लोंडा मारा है, कभी इसको जिंदा रहते सलाम किया था? क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसकी मौत के बाद क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? चिता पर हमेशा हाथ जोड़े जाते हैं। अच्छा, हाथ जोड़े जाते हैं। आपके खानदान में भी इसका रिवाज है। चलिए छोड़िए, किसी कबीरदास नाम के आदमी को जानते हैं? कबीरदास? कौन कबीरदास? जुलाहा था, गाता फिरता था। आजकल स्कूल के पाठ्यक्रम में उसकी कविताएं पढ़ाई जाती हैं। आप संत कबीरदास की बात कर रहे हैं? ओहो, क्या बात है। याददाश्त बड़ी तेज है आपकी। याद आ गया आपको? वही संत कबीरदास जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को अपने जूते की नोक पे रखता था। उसका इस इंक्वायरी से क्या संबंध है? संबंध मुझे मालूम है। वैसे क्या ख्याल है आपका? कैसा आदमी रहा होगा? आपने मेरे दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दिया ठाकुर साहब। चलिए छोड़िए, अब तीसरा और आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर कभी राह चलते प्यास लगी और आपका घर सामने दिखा तो एक लोटा पानी पिलाना पसंद करेंगे? चाहिए? इंक्वायरी खत्म हुई। चले, तुझे मेरे साथ चलना है थाने लिखित बयान के लिए। दादू, बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। उस पर भरोसा करते हो ना करके करो, मैंने भोग लाएगा पंडित जी। तो एक बार फिर सोच लो। दादू, मैंने हर घाट का पानी पिया और हर घाट में हर तरह के लोग देखे। एक बार फिर सोच लो। किस बार तो पंडित जी? तो उस रात मंगल को आखिरी बार देखने वाला मैं भी तो हो सकता था ना? हाँ, हो सकते थे, और मैं रपट नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि वो आप होते। मैंने रपट लिखाई क्योंकि वो आप नहीं थे। तो तुमने रपट लिखाई किसके कहने पर? इसको ताड़ी के घूट के बाद ये होश नहीं रहता कि दिन है कि रात? मगर उसको जय होश रहा पंडित जी कि उस रात मंगल को देखने वाला कौन था। उसका विश्वास करते हो? करता हूं पंडित जी। दुख किसी बात का है कि बहुत देर से कर रहा हूं। 20 साल पहले कर लेना चाहिए था। तब मैं 15 साल का था, मुझे नहीं याद इतना। और जितना याद है उस हिसाब से भी आप ज्यादा कुछ साबित नहीं कर पाए। ओह पंडित जी, कहें कि तब ना तो साबित करने की इच्छा थी और राय हिम्मत। तू वो अपने दूध मुंह बच्चे की सौगंध खा के कह रहा है कि उसने ये नहीं किया है। यही कसम पंडित जी आज से 20 साल पहले विजयभान सिंह ने खाई थी, इन्हीं हरिभान के सिर पे हाथ रख के। अरे चंबल मैया की छाया है पंडित जी, और कुछ नहीं। मैं तो कब से बोल रही हूँ जैनी की छाया है। अरे एक जाए तो रोए, जहाँ तुझे रोज की आफत है। कुनवाद से देख रही हूँ, मंगल के दद्दा के जमाने से शुरू हुआ था सब कुछ। 5 गोलियां लगी थी,
उनकी लाश को चारपाई से बांध कर खड़ा कर दिया था इन पुलिस वालों ने। अरे मैं तो बहुत रोई और आज हंसी आती है। मुर्दे से डर रहे थे सारे। मुर्दा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? और उसके बाद तो ताता शुरू हो गया, कभी कोई तो कभी कोई। 20 साल पहले मंगल की अम्मा गई, फिर तो मुझे पूरा विश्वास हो गया जय मैया की ही करनी है, जय उन्हीं की इच्छा। अब उनकी इच्छा के सामने अपनी का बिसात। तभी से पूरी बिरादरी में जब मरघट वाला चलना शुरू हो गया। अरे कोई जाए तो उसे हंसी खुशी विदा करो। कोनो जवान मौत सबको मिलती है रे, उसमें तो और खुशी मनाने की जरूरत है। बड़ा होकर भी ऐसी मरता, इसमें कोनो नई बात होती? अरे पंडित जी, जे औरत की कोख कई बार मानुस की बजाय आग ही पैदा करती है। आगी फटो। अरे चंबल मैया, अगर जीवन में मैंने थोड़ा सा भी पुण्य किया है तो मुझे ही अपनी चौथी पीढ़ी जिंदा चाहिए। और फिर आप वापस तंबू के अंदर आ गए और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गए। जी हाँ, मैं अंदर आके पंडवानी देखने लगा। ब्रह्मदिक जी के यहाँ लड़का हुआ था, उसने छत्तीसगढ़ के सबसे मशहूर पंडवानी गाने वाले को बुलाया था चंपारण में। ये बात किस दिन की है? 20 दिसंबर की रात। यानी जिस रात मंगल का खून हुआ जज साहब। जी हाँ। मुझे और कुछ नहीं पूछना। आपने बताया कि आप उस रात 11 बजे तंबू से उठे पेशाब करने के लिए। जी हाँ। आपको कैसे मालूम कि 11 ही बजे थे? मेरी पत्नी ने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। क्या आप हमेशा अपनी पत्नी से टाइम पूछकर पेशाब करने के लिए उठते हैं? नजर पड़ गई होगी। आपके हिसाब से बाहर मंगल ने आपसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जी हाँ। आपने उसका क्या जवाब दिया? मैं सुनता रहा। मुझे पता था कि वो नशा पता किए होगा। मुझे नशे पते करने वाले से सख्त घृणा है, मेरे बाप को भी थी। हमारे ससुर को नशे पत्ते से चिढ़ थी, हमारे पति को भी है और हमें भी है। 2 जून की रोटी तो मिल नहीं पाती, नशे पत्ते का रोग और पाल रखा है। पाप अपराध इनसे नहीं होंगे तो क्या हमसे होंगे? लेकिन इस बार ग्वालियर से लौटने के बाद उसमें एकदम से बदलाव आ गया था। कई बार तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता और बस मुझे को बुरा करता। बुढ़ों से अपनी अम्मा के बारे में सवाल करता रहता। रोज शाम को बिंदी के पोखर पर चला जाता और अपने आप से बातें किया करता। फिर रात गहराने तक लौटता और आकर सो जाता। डर गया था मैं उसकी हालत देखकर। फिर यही सोचकर मैंने उसकी सगाई कर दी कि शायद कुछ सुधर जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे फिलहाल कुछ और नहीं पूछना। विश्वा, आपके लड़के के बारे में सब ये कहते हैं कि वो बहुत बदतमीज था, गुस्सैल था। उसकी ग्वालियर की रिपोर्ट भी यही बतलाती। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, हम उसके साथ कभी शहर में नहीं रहे, सो मुझे नहीं मालूम। और यहाँ आने के बाद जो उसने ब्रजेश की गाय हाथ दी, बिन्नू छकड़ू की पिटाई लगा दी, सूरत मल्लाह के नाव लड़ दी, चैन मगन में तालकोल फेंक डाला। अरे लेकिन हमने डांटा था उसके लिए उसको।
और खुद उसको भेजा था उन दोनों के पास माफी मांगने के लिए। और जज साहब, वो दोबारा उन दोनों को पीट कर वापस आ गया था। बुधवाली में उस दिन की रपट मौजूद है वकील साहब। उसकी चरस गांजे की आदत से आप वाकिफ थे? जी, थोड़ा थोड़ा। तो आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? देखिए, ये गांव का हर जात का आदमी अपनी जवानी में थोड़ा बहुत तो नशा पक्का करता ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब आप उसे गलत नहीं मान रहे? जे मैंने कब कहा, रोका था मैंने उसे। क्या वो रुका? जे तो वही जाने। नहीं रुका, यहाँ तक कि एक बार नशा करके वो कांस्टेबल वीर भदौरिया तक से उलट पड़ा था जज साहब। आपने बतलाया कि वो बड़े ठाकुर विजय भान सिंह को अपने बाप का कातिल मानने लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सोच सोचकर उनके बेटे यानी मेरे मुवक्किल हरिभान सिंह से बिना बात की दुश्मनी पाल चुका था? कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? आज तक ठाकुर साहब से बात नहीं की है उसने, और ना कोई बदतमीजी की। लेकिन उस रात तो करने की कोशिश की, जैसा कि मेरे मुवक्किल ने बतलाया। और उसके बाद दोबारा किसी से बदतमीजी करने के काबिल नहीं रहा वकील साहब। आपने बतलाया कि वो कुछ खामोश रहता, अपने आप से बातें करता, पोखर की तो अम्मा कोई थी उसने अपनी गौ जैसी पवित्र। उसकी माँ यानी आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और आपके हिसाब से बड़े ठाकुर उस पर बुरी नजर रखते थे। आपने कभी उनके खिलाफ रपट लिखाई, मतलब कोई कार्रवाई की? रपट? हाँ, उनके खिलाफ? क्या ठाकुर सुल्ताना की कहानी सुना रहे हो महाराज? क्यों? आज देश में कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई। आज सरकार तो हम सबके दिल्ली से अम्बा पहुंचने के लिए पहले मुरैना आना पड़ता है वकील साहब, फिर वहां से बस पकड़नी पड़ती है, फिर वहां से 6 मील पैदल चलना पड़ता है। अरे आपकी सरकार को तो पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाए। सरकार की दुआई देता था ना तू पप्पा, तो देख देख आज सरकार मेरे पीछे दौड़ रही है और मैं दौड़ रहा हूँ भीड़ों में बंदूक लेकर। और ये दौड़ तेरे बाप की तरह पुलिस की चारपाई से बनकर मुझे खून उगलते कदमों की पप्पा। पच्चीसिया साहब जी, आपको अच्छी तरह से याद है कि कचहरी ने उस रात शराब नहीं पी हुई थी। उस रात उसने शराब नहीं पी हुई थी, मैंने उसका मुंह सुनकर देखा था, बाकी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आपको घटना की खबर कैसे पता चली? उस रात मेरी ड्यूटी चंपाबाग में ही थी। रात करीब 11:30 बजे के आसपास पटवारी खत्म हुई। लोग अभी तंबू से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक शोर सा मच गया। मैं उधर की तरफ दौड़ा। चंपाबाग से करीब 30 गज की दूरी पर महतो का ट्यूबवेल है। जब मैं वहां पहुंचा तो उस ट्यूबवेल में मंगल की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश से लिपटा हुआ बिस्वा फूट फूट कर रो रहा था और कचरी वहीं पास में पछाड़ खाकर गिरी हुई थी। पीड़ी अपने साथियों के साथ खूनी निगाहों से इधर उधर देख रहा था और कच्ची दाढ़ी भीड़ में चिल्ला रहा था कि वो ठाकुर साहब ही थे, वो ठाकुर साहब ही थे। फिर आपने क्या किया? जी, मैंने लाश का पंचनामा किया और कच्ची दाढ़ी का बयान दर्ज कराया। बयान में उसने क्या कहा? उसके बयान के हिसाब से वो चंपाबाग से रात 11 बजे उठा कलारी से शराब लाने के लिए। कैसे मालूम कि 11 ही बजे थी? क्योंकि कलारी ठीक 11 बजे बंद हो जाती है और चंपाबाग से कलारी जाके वापस आने में ठीक 20 मिनट का समय लगता है वकील साहब। और जब वो उठा तो उसके 1 मिनट बाद हरिभान सिंह उठे और जब वो कलारी से वापस लौटा तो उसने मंगल और हरिभान को बतियाते पाया। जब वो तंबू के अंदर गया और पीड़ी को उसने इन सब बातों की जानकारी दी तो जब ये लोग तंबू से बाहर निकल रहे थे तब हरिभान तंबू के अंदर घुस रहा था और जब ये लोग बाहर आए तो बाहर मंगल की लाश बरामद हुई। और कच्ची दाढ़ी इस वक्त कहाँ है? जी, वो सरकारी अस्पताल में है। उसे कुछ तकलीफ थी, उसने अपना बयान कलमबंद करके हमें भेजा है। मुझे फिलहाल कुछ और नहीं पूछना। पच्चीसिया साहब, आपको अंबाह में पोस्ट हुए कितने दिन हो? यही कोई 1 साल। और यहाँ लोग बाग कच्ची दाढ़ी को पिछले 30 सालों से जानते हैं और इन 30 सालों में एक भी त्योहार और एक भी जलसे का दिन ऐसा नहीं बीता जब उसको नशे में धुतना पाया गया।
सिवाय उस एक दिन के, वो 20 दिसंबर, उस दिन अमावस्या की रात थी। यानी जिस रात मंगल का खून हुआ? जी नहीं, जिस रात हरिभान सिंह ने मंगल का खून किया। इंक्वायरी के दौरान आपने ठाकुर हरिभान सिंह से 3 सवाल पूछे थे। उनमें से किसी एक का भी मतलब आप इस कचहरी के सामने रख सकते हैं जो इस केस से संबंध रखता हो? चलिए ये भी छोड़िए, आप इसके पहले कहां पोस्टेड थे? जी, भोपाल में। वो आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी हाँ, मुझे अभी ट्रेनिंग से निकले हुए करीब 2 साल ही हुए हैं। तो ये आपकी पहली पोस्टिंग थी? मैंने बताया ना, मैं पहले भोपाल में पोस्टेड था। यानी 1 साल के छोटे से वक्फे में आपका ट्रांसफर हो गया। इसका कारण बता सकते हैं? ये मेरा डिपार्टमेंट बेहतर जानता है। आपकी पोस्टिंग के दौरान भोपाल में केस हुआ था, आपको याद है? भोपाल में एक दिन में 85 केस होते हैं वकील साहब। आप कौन से केस की बात कर रहे हैं? जिसकी तफ्तीश आपने करी थी। मैं पूर्व मर्डर कांड की बात कर रहा हूं। जी नहीं, आप उस पूर्व रेप कांड की बात कर रहे हैं जिसमें उस हरियन नाम की, पूर्व नाम की हरियन लड़की का रेप करके उसके हाथ पैर तोड़ के बीच चौराहे पर फेंक दिया गया था। राइट। और उसके मुजरिम छूट गए थे, बेदाग छूट गए थे जज साहब। सबूत वकील साहब। सबूत की जरूरत आजकल अदालत को पड़ती है जनाब, पुलिस वालों को नहीं। उनमें से एक की नाक अभी टूटी हुई, दूसरा अभी लंगड़ा के चलता है, और तीसरा इतना ज्यादा खौफजदा है कि अब तक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। आप इस बात से इनकार करते हैं कि उसके बाद आप 2 महीने तक सस्पेंड रहे और फिर आपका ट्रांसफर भोपाल से अम्बाह कर दिया गया, सीधे टाउन से रिमोट में। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि उन तीनों को मारने की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो एक अपर कास्ट से संबंध रखते थे? और क्या आप इस बात से भी इनकार करते हैं कि अपर कास्ट वालों के लिए आपका ये उबलता हुआ गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद एक लोअर कास्ट से संबंध रखते हैं 25 साहब? हरी कौन किस जात का है इससे किसी को क्या मतलब है? तूने खून किया है या नहीं? कभी हरिभान सिंह से मिली हो? नहीं, उनकी पत्नी से? एक बार मिले थे, उनकी अमराई में। उनके अमराई में? तुम? हम भी घबरा गए थे, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी मां आजकल कहाँ है गजरी? अस्पताल में। क्यों? उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दौरे का कारण? मालूम नहीं। बीडी नाम के किसी आदमी को जानती हो? उसे आखिरी बार कब देखा था? 2-1 महीने पहले। 2 या 1? 2। अपना कंबल उतारोगी? मैंने पूछा, अपना कंबल उतारोगी? तुम्हारे इस कंबल के नीचे कमीज है, कमीज के नीचे पेट है, और उसके अंदर एक बच्चा है। उसका बाप कौन है? मैं नाम लेता हूं, मंगल या बीड़ी? मंगल या बीड़ी? वो बीड़ी जो मंगल की मौत के 2 दिन बाद बंदूक लेकर भीड़ों में उतर गया था, वो बीड़ी जिसने ठाकुर हरिभान सिंह के 3 रिश्तेदारों को 1 महीने पहले गोली से उड़ा दिया, या वो बीड़ी जिससे तुम 2 महीने से मिले ही नहीं? क्या ये झूठ है कि तुम्हारी इस नाजायज औलाद के सदमे से तुम्हारी मां को दिल का दौरा पड़ गया? क्या ये झूठ है कि पिछले 2 महीने में तुम बीड़ी से 7 बार मिली, पुलिस के मुखबिर जिसके गवाह है? और क्या ये झूठ है कि अपने होने वाले पति को धोखा देकर तुमने बीड़ी के साथ रात रचाया जिसका सबूत तुम्हारे पेट में बंधी उसकी नाजायज औलाद है गजरी? ये झूठ है, 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 ये झूठ है। अरे मैं तेरी उस कचहरी में था नहीं इस बार, तेरी तोहमत का जवाब देने के लिए। तेरी कचहरी इस बात को मान के क्या तुझे निर्दोष बरी कर देगी हरी? फिर इस केस का मतलब क्या? अरे गवाही चाहिए जब बतलाने के लिए कि मोड़ा अपनी अम्मा की औलाद है। अरे इस कचहरी को कोनो फेल नहीं कर सकता क्या?
मेरी अम्मा बहुत खूबसूरत रही होगी ना बुड्ढो? खूबसूरती, वो भी हमारी जात में। अरे हमारी जात में तो खूबसूरत लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए। रक्षा करना प्रभु जी। जय हो चंबल मैया की। मरी का नाम कजरी सुगनी, बाप का नाम लत्तो सुगनी, गांव अंबा जिला मुरैना। अरे बिटिया, जाते जाते अपने गांव को याद रखियो, अपने सगे संबंधियों को याद रखियो, सभाई को याद रखियो, भूल मत जाइयो। बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? अरे दास पीटो, बोलो रे। हाँ बुड्ढो, कौन मैं झूठ बोल रही? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ पंडित जी? मैं झूठ बोल रही? पाप लग बाप के पंडित जी मुझे। बाप तो लग चुका बुड्ढो। तुम अपनी चौथी पीढ़ी जिंदा चाहती थी ना बुड्ढो? देख तेरी कामना पूरी हुई। तेरी होने वाली बहू ने आत्महत्या कर ली बुड्ढो। तेरी चौथी पीढ़ी जिंदा होने से पहले ही खत्म। श्रीमती सिंह, आपने बताया कि आपके पति उस रात 11 बजे तंबू से पेशाब करने के लिए उठे। जी हाँ, कैसे मालूम था कि 11 ही बजे हैं? हमने घड़ी देखी थी। क्या आप हमेशा घड़ी देखती हैं जब आपके पति पेशाब करने के लिए उठते हैं? घड़ी देखने के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, उस वक्त स्टेज पर कौन सा सीन चल रहा था? राजसूय यज्ञ का। और आपके पति उसके 10 मिनट बाद अंदर आकर बैठ गए थे। आपको वक्त याद है क्योंकि आपने तब भी घड़ी देखी होगी। उस वक्त स्टेज पर कौन सा सीन चल रहा था? लाक्षा ग्रह का। आपके पति के उठने के बाद स्टेज पर क्या क्या घटा, जरा विस्तार से बताइएगा। राजसूय यज्ञ चला, राजा महाराजा आए, युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ, फिर भगवान किशन आए, फिर उनकी अवगत हुई। अर्जुन दौड़े, भीम दौड़े, युधिष्ठिर खुद खड़े हो गए, लेकिन भगवान ने उन्हें ये कहकर बिठा दिया कि आप तो राजा हैं। फिर एकदम तहलका मच गया। मालूम पड़ा राजा दुर्योधन की सवारी आ रही है, गाजे बाजे बजने लगे, मंगल गान हुआ। फिर उनका भी भारी सत्कार हुआ क्योंकि वो हस्तिनापुर के राजा थे। फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। पितामह भीष्म ने उठकर युधिष्ठिर को जल छिड़का। उसके बाद 10 मिनट तो कब के गुजर चुके श्रीमती सिंह, और आप तो आधे पर भी नहीं पहुंची। जी, मैं तो कह रही हूँ वो कर रहे थे। करने में तो और देर लगती है। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपको भी वो लड़का उतना ही बदतमीज लगा था जितना आपके पति को? वो तो पूरा अम्बाहा कहता है। आप अपनी बताइए। हमने कभी उससे बात नहीं की। हमें नशा पता करने वाले सख्त नापसंद हैं।
लेकिन मैं तो ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो नशा करते हैं और आपके घर में उनका आना जाना है। क्या इसीलिए कि वो ठाकुरों के लड़के हैं? अब किसी के पाँव में बेड़ियां तो डाल नहीं सकते, और वो नशेड़ी होंगे तो अपने घर में होंगे। हमारे यहाँ बैठकर तो उन्होंने कभी नहीं पी। ऐसे ही ये लड़का भी नशेड़ी होगा तो अपने घर में, इसने भी आपके यहाँ बैठकर तो नहीं पी। हमारी अमराई में तो पी थी। कभी नहीं पी। आपके हमारी आंखों को झुठला देंगे? हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। तो आपने उससे कहा क्यों नहीं कि ये गलत है? हमने कहा था। तो वो क्या बोला? वो बड़े ही अक्खड़ तरीके से बोला कि हाँ हमें मालूम है। लेकिन आप तो अभी अभी ये कह रही थी कि आपने उसके साथ कभी कोई बात ही नहीं की। जी, एक बात की थी, हमारे दिमाग से निकल गया था। क्या आपने बात अपने पति को बताई? यूं ही चलते फिरते बताई थी। सुनकर वो क्या बोले? कुछ नहीं, इतनी विशेष बात भी नहीं थी। लेकिन आपको तो उसके बात करने का ढंग अक्कड़ लगा था। हाँ, तो फिर? तो ये तो बदतमीजी हुई। अब इतनी सी बात क्या बदतमीजी होगी? इसका मतलब वो बदतमीज नहीं था, आपके पति ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बदतमीज तो था वो। भाई कभी आप कह रही हैं कि वो बदतमीज था, कभी कह रही हैं नहीं था। एक बात बोलिए ना। वो बदतमीज था। ठीक है, मैं आपको हमें मालूम है 25 तरह से बोलकर दिखाता हूँ। इसमें आखिर कोई कितना बदतमीज हो लेगा? नहीं, खाली यही बात नहीं थी। तो एक काम अपने हाथ से तोड़कर दे दूं भौजी, कहते हुए वो कितना बदतमीज हो लेगा? क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब आपको उसकी ये बात बदतमीजी लगी। इसमें आपको क्या बदतमीजी लगा? उसका आपको आम देना, अपने हाथों से तोड़कर आम देना, या फिर आपको भौजी कहना? भौजी कहना क्यों लगेगा? हमारी बिरादरी के ढेरों लोग हमें भौजी कहते हैं। लेकिन वो आपकी बिरादरी का नहीं था। क्या आपने ये बात अपने पति को बताई? जी बताई। आपके पति पर इसकी क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया क्या होनी थी? बोले कि पढ़ाई लिखाई का अभाव है और कुछ नहीं। इसका मतलब उन्हें भी ये बात खराब लगी। हमने कब कहा खराब लगी? अगर आपकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं उसे बदतमीजी समझ सकता हूँ। बस तो फिर? तो मतलब उन्हें भी लगा होगा कि इस दशे की औलाद का दिल उनकी खूबसूरत पत्नी पर आ गया और उसने आपको भौजी कहकर उनसे भाईचारा स्थापित करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें मालूम था उसकी इतनी मजाल नहीं हो सकती। यहाँ मजाल का तो सवाल ही नहीं है श्रीमती सिंह, यहाँ दिल का सवाल है। और किसी खूबसूरत औरत को देखकर दिल का मचलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पति को मालूम था उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। क्यों? जब आपके ससुर का दिल किसी खूबसूरत दसाइन पर आ सकता है तो किसी दशे के लड़के का दिल आप पर आ जाना कौन सी बड़ी बात है? आप तमीज से बात करेंगे? मैं ठाकुर हरिभान सिंह की पत्नी हूँ। मेरे ससुर ने कभी इस इलाके में राज किया है और उसी राज में 50 घर बर्बाद किए हैं, कोड़ों के बूते लगान वसूल किया है, गरीबों की बहु बेटियों को उठवाया है, आदमियों को जिंदा जलवाया है। और अगर ये सब सुनकर वो लड़का आपको देखकर मचल पड़ा तो इसमें क्या बड़ी बात थी? खास तौर पर तब जब आप एक ठीक ठाक सी खूबसूरत सी महिला हैं। वो ये नहीं कर सकता था। उसकी इतनी मजाल नहीं थी। क्या वाकई उसकी इतनी मजाल नहीं थी? आप ये चीख चीख कर बोल रही हैं कि वो ये नहीं कर सकता था? हाँ, मैं चीख चीख कर बोल रही हूँ। इसका मतलब आप चीख चीख कर कोर्ट को ये बता रही हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की और इस पूरे मामले में उसका कोई दोष नहीं। और अगर कोई दोषी है तो वो आपके पति। हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे पति दोषी नहीं है। उसने बदतमीजी की थी, उसने सरेआम बदतमीजी की थी। लेकिन ये बात सिर्फ आप बोल रही हैं श्रीमती सिंह, आपके पति तो उसे अब भी बदतमीजी नहीं करते। उन्होंने इसे बदतमीजी माना था। उन्होंने इसे बदतमीजी माना था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि इस औलाद की इतनी मजाल कैसे हो गई कि तुमसे भौजी करके बात कर जाए। सभाई कुछ देखा है मैंने, सभाई कुछ जानती हूँ। प्रलय देखी है तो निर्माण भी देखा है, फसल को उगते देखा है तो सूखते भी देखा है। 90 साल की गर्मी झाड़े में ये जिंदगी में मैंने कितना कुछ देख लिया है। अगर इसका हिसाब दूंगी तो सृष्टि भी कांपने लगेगी।
10 मिनट में वापस आकर बैठ गए थे। ठीक ठीक। आपके उठने के वक्त 11 बजे थे और लौटने के वक्त करीब 11:10। आपकी पत्नी के हिसाब से। ठीक। जी हाँ। आपके उठने से 1 मिनट पहले मंगल और कच्ची ताड़ी भी वहां से उठे थे। कच्ची ताड़ी शराब लाने कलारी गया था और वहां से लौटने में करीब 25 मिनट से कम नहीं लगते। लौटते वक्त उसने आपको मंगल से बतियाते पाया, फिर वो अंदर भागा। उसके भी करीब 5 मिनट बाद आप अंदर आए, यानी उसके हिसाब से आप बाहर रहे 25 मिनट। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इन दोनों बयानों में ये 25 मिनट का फर्क कैसे आ रहा है? अब ये बात तो कच्ची ताड़ी ही बेहतर बतला सकते हैं। मैं 10 मिनट में वापस आ गया था जज साहब। कच्ची ताड़ी एक अल्कोहलिक है जज साहब, ये बात मैं अदालत के सामने प्रूफ कर चुका। उसकी बात का भरोसा तो गांव का एक कुत्ता भी नहीं करता जज साहब। लेकिन इस बार बहुतों ने किया है सर, और इनमें से एक भी कुत्ता नहीं। जनाब हरिभान सिंह जी, आपके उठने के वक्त स्टेज पर सीन चल रहा था राजसूय यज्ञ का, और जब आप लौटे तो सीन चल रहा था लाक्षागृह का। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है कि आप अब भी मान सकते हैं कि आपको 25 मिनट ही लगे थे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप स्टेज पे चल रहे सीन को मेरी वापसी से कहां जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस पंडवानी में आज तक के किए गए 150 शो इस बात के गवाह रहे हैं कि इन दोनों सीनों के बीच का टाइम गैप किसी भी सूरत में 25 मिनट से कम नहीं रहा। उनके कलाकारों को पेश करूं, उनकी मंडली को पेश करूं। उस दिन शो तेजी से भी तो भाग सकता है। 25 मिनट के सीन को 10 मिनट में हो जाने को तेजी से भागना नहीं कहते जनाब। टीवी की भाषा में इसे फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं, जो सिर्फ मशीनों के लिए मुमकिन है, इंसानों के लिए नहीं। और उससे भी हैरत अंगेज बात तो यह है कि आपकी पत्नी को पंडवानी का वो क्लाइमैक्स भी याद नहीं। तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है? उससे फिर यह फर्क पड़ता है कि आप अब भी मान सकते हैं कि आप 10 मिनट में नहीं आए थे। अरे लेकिन कैसे? ऐसे कि आपकी पत्नी आपकी गैर मौजूदगी में नाटक के जिस हिस्से को भूल चुकी है वो उन्होंने देखा ही नहीं था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तंबू के अंदर ही थी। जी हाँ, वो तंबू के अंदर ही थी, मगर जब आपको आने में देरी हुई तो वो परेशान होकर बच्चे को लेकर तंबू के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई थी, जिसके 25 गवाह मौजूद हैं। परेशानी में घूमते हुए उन्होंने पंडवानी का वो हिस्सा नहीं देखा, और अगर देखा तो उनका ध्यान उस पर नहीं आप पर था। तो क्या उन्हें पहले से मालूम था कि आप बाहर क्या इरादा लेकर गए हैं? ये झूठ है, गलत है ये। क्या जरूरी है कि मुझे एक ही कारण से देरी हुई हो? जी हाँ, आपको एक ही कारण से देरी हुई थी, और अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उस देरी के कारण मैं आपकी नहीं, आपकी पत्नी की भी राजदारी थी। मेरी पत्नी पर इल्जाम मत लगाइए। कोई भी पत्नी इस बात से परेशान हो सकती है कि उसका पति देरी से आया हो। इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप देरी से आए थे? हो सकता है मुझे थोड़ी बहुत देरी हो गई हो। चलिए, आपकी भाषा में इसे थोड़ी बहुत देर कहते होंगे। बहरहाल आप इस थोड़ी देरी में बाहर कर क्या रहे थे? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं पेशाब करने के लिए उठा था। तंबू से झाड़ियों तक जाके आराम से 5 से 7 मिनट में पेशाब करके लौटा जा सकता है जनाब। आप क्या इतिहास का पहला और आखिरी पेशाब कर रहे थे जो 25 मिनट तक चलता रहा? मैं 25 मिनट तक बाहर नहीं रहा। चलिए 20 मान लीजिए, 15 मान लीजिए। क्या आप 15 मिनट तक पेशाब करते रहे? माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन क्या आप बहुत दिनों बाद पेशाब कर रहे थे? आप ज्यादा तहजीब से बात करेंगे। मैं अपने बयान में बता चुका हूं कि मुझे वहां वो छोकरा मिल गया था और मुझे उसकी बातें सुननी पड़ रही थी। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या आपने उससे पहले कभी कोई बात की थी? जी नहीं। तो फिर ऐसी क्या इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था वो कि आप मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें ही सुनते रहे? वो बकवास कर रहा था। उस बकवास का आकार प्रकार बताएंगे? वो जबरदस्ती मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो आपके पिताजी पर इल्जाम लगा रहा था और आप वहां खड़े खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी भाषा कैसी थी? बहुत ही भद्दी, निचले स्तर की। उसके बात करने का ढंग कैसा था? बहुत ही घटिया। अरे लगता ही नहीं था कि जैसे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो। ठीक है, अगर आपकी पत्नी को कोई 10 का लड़का भौजी कहकर पुकार दे तो आपका खून खौल उठता है, क्यों?
मैंने वैसा नहीं कहा था, मेरी पत्नी के कहने का ढंग गलत था। इसका मतलब आपको आपकी पत्नी ने वो अमराई वाली बात भी गलत ढंग से बतलाई थी। कौन सी बात? यही कि उस दसे ने उन्हें भौजी कहा था। क्या उन्होंने आपको ये बताया कि उन्हें भौजी कहने के लिए उकसाया उन्होंने ही था? आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इशारा नहीं कर रहा जनाब, मैं ये तथ्य बतलाने जा रहा हूं कि आपकी पत्नी ने खुद मुस्कुराकर उनसे कहा था कि मुझे भौजी कहा करो। आप अपनी जबान को संभाल कर बात करेंगे? क्यों? मुस्कुराना सिर्फ दसाइन की लड़कियों की प्रवृत्ति होती है क्या? ठाकुरों की लड़कियों को भी मुस्कुराना आता होगा। आखिर उनकी ख्वाहिशें भी दसाइन की ख्वाहिशों से अलग तो नहीं होती होंगी। कुलवधू होती है, उनकी रगों में उच्च कुल का रक्त बहता है। लेकिन आपकी कुलवधू को मंगल से मुस्कुरा के बात करते 5 लोगों ने देखा था। किसने देखा था? उन लोगों ने। नजर को पार करने का तरीका पता है और खड़े रहने की तहजीब। तो क्या आपकी पत्नी को इस बात की तहजीब थी कि वो किसी दसे के लड़के से मुस्कुरा के बात करे? ये भी उस दसे की औलाद की ही फैलाई हुई बात होगी। अरे इनकी तो सारी जात में ही गंदगी होती है। अरे तो आपने कौन सा ठेका ले रखा है इस गंदगी को मिटाने का? अरे बुरी बात भी क्या है अगर इनमें से काम भी मेरे हाथों से। अभी तक याद है मुझे, मेरी पत्नी का वो कीचड़ में फूला लथड़ा हुआ शरीर और पीछे से आती हुई आवाज की, अम्मा बचाइयो रे। उपाध्याय जी, आप इस केस के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन आपकी गवाही इस केस के लिए ही नहीं, इस दौर के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हालात आपके सामने हैं, गवाह आपके सामने है, सबूत भी आपके सामने है। आप हरिभान सिंह को बचपन से जानते हो। क्या किसी भी वक्त आपको ऐसा लगा कि उसमें अपने ठाकुर होने का गुरूर है, उच्च कुल की परंपरागत धारणाओं को मानता है? क्या वो अपने से नीच जात वालों से द्वेष घृणा करने की हद तक पाल सकता है? देखिए, जातिवाद हमारी देश की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। वो सही है या गलत, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हाँ, हर ऊंचे कुल के व्यक्ति को इस बात पर गर्व होता है कि वो ऊंचे कुल का है। और अगर मैं सिर्फ हरिभान सिंह के बारे में ये बात पूछूं तो? हरिभान भी इसका अपवाद नहीं है, कोई भी ऊंचे कुल का व्यक्ति इसका अपवाद नहीं हो सकता। और अगर मैं ये बात आपके संदर्भ में पूछूं तो? मैं भी इसका अपवाद नहीं हूं। मेरे अंदर भी मेरे उच्च कुल के होने का एहसास बाकी है। वो अलग बात है जज साहब कि जब ये शोर मारता है तो मैं अपने विवेक को जबरदस्ती साथ ले आता हूं, लेकिन फिर भी मैं इससे पूरी तरह छूटा नहीं। मेरा दूसरा सवाल, आपके हरिभान सिंह के साथ जीवन के तमाम अनुभवों को आधार मानकर अगर आपसे पूछा जाए, क्या हरिभान सिंह मंगल नाम के लड़के का या किसी भी नीच जात के लड़के का खून तक कर सकता है, तो आपका क्या जवाब होगा? आज तक के हालात को तोलकर भूलिएगा, क्या वो ऐसा कर सकता है? देखिए, किसी ने खून किया या नहीं, इसका फैसला करना कचहरी का काम है। जहां तक इस संभावना का लेना देना है कि इस पूरे मुल्क में फैले लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी बिता रहे इन इंसानों की इंसाफ मांगती आंखों को देखकर बोलिएगा, अपनी जीवन भर की तपस्या को हाथ में भींचकर अपने पिताजी की नसीहतों को दिल और दिमाग में रखकर बोलिएगा, सिक्का धनवा से लेकर मंगल की बिना जन्मी औलाद तक 4 पीढ़ियों के नाश को अपनी आंखों से देखने वाले इंसान के तौर पर बोलिएगा, क्या हरिभान सिंह मंगल का खून कर सकता है? मालूम नहीं, शायद वो ये खून नहीं कर सकता। जी हाँ, हरिभान ये खून नहीं कर सकता, क्योंकि खून करना उसकी जात में नहीं है। और तो ये खून नहीं कर सकता क्योंकि खून करना सिर्फ वैश्यों का काम है। फिर तो ये खून नहीं कर सकता क्योंकि वैसे ही सिर्फ हमारी जात में बसते हैं। ये उस रात उसको उठकर वापस जाते और आते मैंने अपनी आंखों से देखा था।
उसकी पत्नी को उसके इंतजार में यहाँ वहां घूमते मैंने अपनी आंखों से देखा था। और आज सोच पा रहा हूँ कि उस रात वापस आते वक्त उसके चाल की लड़खड़ाहट, चेहरे के पसीने और आंखों की सुर्खी का मतलब क्या था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कच्ची ताड़ी की बात सुनकर मैं एकदम बाहर भागा। हरिभान मुझे रास्ते में टकराया। मंगल कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं ट्यूबवेल की पगडंडी की तरफ बढ़ा और मंगल की लाश मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद मैं चीखा, भीड़ इकट्ठी हो गई। हरिभान कहीं नजर नहीं आया। अगर आ जाता तो आज मुकदमा उस पर नहीं मुझ पर चल रहा होता। तुमने आत्मसमर्पण कर दिया बीड़ी, क्यों? डकैती कोई खून में तो थी नहीं, आदत नहीं पड़ पाई। बाकी इस मुकदमे में हाजिर होने का सुकून मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। ठाकुर हरिभान सिंह के इस आखिरी वक्तव्य के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अगर इनमें से किसी एक को भी अपने हाथों से उड़ा दिया जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? वो सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। कीड़ों की आबादी में से एक का घट जाना कोई बुरी बात नहीं है। घटा देने वाला उल्टा अपने आप पर जरूर महसूस करेगा कि उसने दुनिया की गंदगी मिटा दी। ये कोई आज का वक्त नहीं है वकील साहब, ये सदियों से चला आ रहा एक सिलसिला है जो आज कायदे की शक्ल ले चुका है। कितना बोले, कब तक बोले? अरे हमने तो यूं बोलना शुरू किया जैसे पहले कोई बोला ही ना हो। ये तो बोला जाता रहा है और बोला जाता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये केस चलेंगे, बहुत सारे चलेंगे, अखबारों में भी छपेगा। मरने वाले के परिवार वालों को हर्जाना मिलेगा, नेता कलेक्टर आकर भाषण देंगे और बस। अपनी अम्मा को अपनी आंखों के सामने मरता देख छोटा पप्पू चीखता रहेगा और अपने अजन्मे बच्चे को हाथों में दबोचे कजरी चीखती रहेगी कि ये झूठ है। और पोखर की चट्टान पर खड़े होकर आकाश की तरफ मुंह करके बुड्ढों पर बढ़ाती रहेगी कि ये तो होनी है भगवान की। और इसका कारण वो बोलते हैं जात पात। मैं पूछता हूं उसका कारण, वो कहते हैं ये तो पता नहीं। अरे मुझे पता है कि टट्टी उठाने वाले का काम सोना बेचने वाले से ओछा है, जूता सीने वाले का काम व्यापार करने वाले से नीचा है, और चौकीदारी करने वाले का काम कलेक्टरगिरी से नीचा है। तो जात कहां से आई? काम से। जात कहां से आई? ओहदे से। जात कहां से आई? रोकड़े से। रुपया। ये रुपया हमारे समाज में बराबर बट नहीं सकता, और ये पाप कभी कट नहीं सकता। ये जो पाप हरिभान ने किया है या जो पाप हरिभान के बाप ने किया था, मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं। लेकिन मैं धरती के उस सिरे पर भी खड़े होकर ये बात कह सकता हूं कि ये खून हरिभान ने किया। इस कत्ल का या ऐसे सारे कत्लों के गवाह इंसान नहीं होते, इनके गवाह होते हैं ये धरती, ये आकाश और ये पूरी सृष्टि। अब मेरे आखिरी गवाह हैं कच्ची ताड़ी, इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह। तुमने उस रात शराब नहीं पी हुई थी कच्ची ताड़ी, ये बात अब कोर्ट में प्रमाणित हो चुकी है। ये मुकदमा नहीं हुआ है कच्ची ताड़ी, ये एक नया इतिहास रचा गया है। और तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुम इसके महानायक बने। तुम पर उन्हें भी नाज है जो जिंदा हैं, और उन्हें भी नाज है जो नहीं रहे। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कच्ची ताड़ी,
उस रात तुमने मंगल के साथ किसको देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा था। क्या क्या कहा तुमने? मैंने उस रात मंगल के साथ किसी को नहीं देखा था। लेकिन तुम्हारा बयान मौजूद है कच्ची ताड़ी, तुम्हारा बयान मौजूद है उन कागजों पर, तुम्हारे दस्तखत हैं उन पर। उल्टे मुड़ो, कमीज उठाओ। ये निशान कैसे हैं कच्ची ताड़ी? क्या तुम्हें पुलिस वालों ने मारा है या किसी और ने? अब मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा कच्ची ताड़ी। तुम कोर्ट को धोखा देने के अपराध में जिंदगी भर के लिए सीकचों के अंदर जाओगे। हम सीकचों के बाहर थे ही कब वकील साहब। मैं गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जय कत्ल मैंने किया है। वो कुल्हाड़ा था हाथ में और सर को फटने में का देर लगती है, फिर खाया पिया बदन है, कौनो कमजोर रही है जिंदगी भर। बस तो वो वहीं आ गया, मेरे को देखा बोला कछु नहीं, मैंने उसको देखा बोली मैं भी कछु नहीं, लेकिन उसको देख के मुझे कछु होने लगा था। मैं वहीं खड़ी रही, कुल्हाड़े को कस के पकड़ लिया। वो यहाँ वहां टहलने लगा, मुंडेर पर हाथ रखकर नीचे झांकने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गई, उसको छुआ। वो पीछे मुड़ा, मेरे को देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। मैंने कहा प्रणाम और खचाक से कुल्हाड़ा उसके सर पे दे मारा। जब खून का फवारा छूटा, मैं पूरी नहा गई और उसके बाद मैंने अपने हाथ को उठाया और खचाक खचाक खचाक, फिर तो मैं मारती चली गई, मारती चली गई, मारती चली गई। उसके बाद क्या होना था? चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। कौनो पहली मर्तबा देख रही थी। उसके फटे हुए सर को उठाया और मैया की जय का हुकारा मारते हुए ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो छाला लेते हुए पानी में गिरा और किस्सा खत्म। मरे का नाम हरिभान सिंह, बाप का नाम विजय भान सिंह, गांव अंबाता जिला मुरैना। अरे भैया, जाते जाते अपने गांव को याद रखियो, अपने सगे संबंधियों को याद रखियो, अपने बच्चे बिहातन को याद रखियो, सभाई को याद रखियो, भूल मत जाइयो। बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? अरे बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही? अरे बोलो रे, कौन मैं झूठ बोल रही?